ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने की कोशिश करूँगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। ब्रीदिंग मतलब सिंपली आपने O2 ली और एटमॉस्फेयर से एंड CO2 दे दी एटमॉस्फेयर को, ठीक है, वो ब्रीदिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, वही O2 का अगर आप न्यूट्रिएंट्स के ब्रेकडाउन में यूज़ कर रहे हो या फिर एनर्जी लेने में यूज़ कर रहे हो टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, तो उसे हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसके बाद ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट एनिमल्स के लिए डिफरेंट होते हैं। बॉडी सरफेस से कौन करता है, स्पंजेस, सिलेंडर्स एंड प्लेटफॉर्म्स, दैट इज प्लैटीहेल्मिन्थेस। मॉइस्ट क्यूटिकल से कौन करता है, अर्थवर्म्स। ट्रैकियल ट्यूब से इंसेक्ट्स करते हैं, इंसेक्ट्स नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स बनाते हैं। लंग से रेप्टाइल्स, मैमल्स और बर्ड्स करते हैं। गिल से एक्वेटिक एनिमल जैसे कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक मॉलस्कन्स या फिशेस, ये सब। अब फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग जो है वो लार्वा और अडल्ट स्टेज में अलग अलग शो करता है। लार्वा में वो गिल से एक्सपायर करता है और अडल्ट में वो मॉइस्किन, लंग्स और बकल कैविटी से। अब आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। तो सबसे पहले ये पाथवे आपको याद होना चाहिए कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल के बाद फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल थ्रू नीजल पैसेज, फिर नीजल चैम्बर, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल, फिर नीजोफेरिंग्स, फिर लेरिंग्स एंड लेरिंग्स को हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। सो यहाँ लेरिंग्स है, ठीक है, लेरिंग्स फिर ट्रैकिया। अब ट्रैकिया डिवाइड करता है। सो ये फर्स्ट डिवीजन हुआ, ठीक है। उसके बाद ये आपके लंग्स हैं और बीच में आपका हार्ट है और ये साइड में रिब्स है, ठीक है। लंग जो है वो जो है 2 लेयर्स मतलब डबल लेयर की होती है, दैट इज़ उस डबल लेयर को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, और 2 लेयर के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। सो प्लूरल फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। एंड जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, दैट इज़ आउटर प्लूरा, वो जो है डायरेक्ट कनेक्ट होती है, यानी कि क्लोज कॉन्टैक्ट टू थोरेसिक वॉल होती है। एंड इनर प्लूरा इज़ क्लोज कनेक्टेड विथ लंग्स, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया आपको पता है कि मिड थोरेसिक कैविटी से डिवाइड करता है एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्रे, एंड डिवाइड करके वो प्राइमरी ब्रोंकियल बनाता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई, ठीक है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रैकिया आ रहा है एंड ये डिवाइड हुआ है। सो जहाँ पे ट्रैकिया पहली बार डिवाइड हुआ है वो प्राइमरी ब्रोंका है, फिर अंदर जाके और डिवाइड होगा वो सेकेंडरी ब्रोंका, फिर और डिवाइड होगा वो टर्शियरी ब्रोंका, ऐसे चलती रहेगी चेन। उसके बाद आता है कंडक्शन जोन और एक आता है रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। सो कंडक्शन जोन में क्या होता है कि कंडक्शन जोन का फंक्शन ये होता है कि वो एयर को ह्यूमिडिफाई करती है, थर्मल टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती है। टेम्परेचर रेगुलेशन जैसे कि बाहर ठंडी हवा है या गर्म हवा है, और अगर वो एयर को हमारे बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से सेट करती है, ठीक है, और फॉरेन पार्टिकल्स को हटाती है एयर से, और जो है एयर को एटमॉस्फेयर से एल्वेओलाई के बीच में जाने का रास्ता देती है, मतलब बताती है। उसके बाद कंडक्शन जोन में कहाँ से कहाँ तक होता है। सो कंडक्शन जोन इज़ फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स टिल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, मतलब यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म है। फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये पार्ट आ जाता है आपका रेस्पिरेटरी पार्ट में, ठीक है, रेस्पिरेटरी जोन में। अब ये जोन क्या करती है, दिस इज़ द साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन एटमॉस्फेरिक एयर एंड ब्लड, ठीक है। उसके बाद मैं आपको प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में बता चुकी हूँ। उसके बाद हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग 2 स्टेजेस होते हैं, एक तो ब्रीद इन और एक ब्रीद आउट। सो ब्रीद इन इज़ नोन एज इंस्पिरेशन एंड ब्रीद आउट इज़ नोन एज एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन की बात करें, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लेना कि वॉल्यूम इज़ इनवर्स ऑफ प्रेशर, मतलब जहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा वो प्रेशर कम होगा। इंस्पिरेशन की बात करें, सो आपने सांस अंदर ली, सो व्हेन यू ब्रीथ इन आपका सबसे पहले डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। देखिए, डायफ्राम की बात करते हैं, तो डायफ्राम इज़ इन रिलैक्स स्टेट, इट इज़ इन डोम शेप, ठीक है। अगर वो रिलैक्स स्टेज में है तो वो डोम शेप में होगा, और अगर वो रिलैक्स स्टेट में नहीं है, ठीक है, तो फिर वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इंस्पिरेशन में आपका डायफ्राम जो है, जो डोम शेप में है,
आपको एयर अंदर लेनी है, तो आप मुझे बताओ एयर अंदर कब आएगी, जब अंदर का प्रेशर कम होगा। बिकॉज हमेशा याद रखना, एयर हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है। सो अंदर हमें लो प्रेशर करना है, लो प्रेशर करना है तो वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। नाउ योर डायफ्राम इज़ लाइक दिस डोम शेप। आपने इंस्पायर किया। सो व्हेन यू ब्रीथ इन, आपका जो ये डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये फ्लैट शेप का बन जाएगा। जब ये फ्लैट शेप का बनेगा तो आप देखिए आपके लंग्स हैं ये, ठीक है, ये आपका लंग है और ये इसका डायफ्राम है। अब जब ये फ्लैट बन गया तो डायफ्राम यहाँ आ गया। सो लंग को इतनी वॉल्यूम एक्स्ट्रा मिल गई, राइट, इतनी वॉल्यूम लंग को एक्स्ट्रा मिल गई। जितने मैंने ऐसे किया ना, इतनी वॉल्यूम एक्स्ट्रा मिल गई। सो लंग एक्सपैंड कर दिया। अब देखिए इंस्पिरेशन में डायफ्राम जो है वो डोम शेप का नहीं रहता, फ्लैट हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सो अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, वॉल्यूम किस एक्सिस में बढ़ेगी। वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ेगी जब डायफ्राम फ्लैट होगा तब, ठीक है। उसके बाद सेकंड आती है आपकी मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसे हम EICM बोलते हैं। ये क्या करेगी, रिब्स को और स्टर्नम को लिफ्ट करेगी। आप जब ब्रीथ इन करते हैं तो आप खुद देख सकते हैं आपका रिब्स और स्टर्नम जो है वो अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स की तरफ मूव करते हैं, राइट। सो इनकी वजह से भी वॉल्यूम बढ़ती है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो वो किस एक्सेस में बढ़ेगी, इस केस में वो डॉर्सोवेंट्रल एक्सेस में बढ़ेगी, ठीक है। एंड आई टोल्ड यू कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो बिकॉज ऑफ पॉइंट 1 and 2, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई। अगर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसे मैं IPP बोल रही हूँ। अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, सो अगर बाहर का प्रेशर कम है और अंदर का प्रेशर ज़्यादा है तो एयर हमेशा बाहर टू अंदर ही आएगी, राइट। सो एयर मूव्स इन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरेशन की बात करते हैं। एक्सपायरेशन मतलब लंग्स से हम बाहर निकाल रहे हैं एयर को। सो इस केस में वापस डोम शेप का हो जाएगा डायफ्राम, दैट इज़ रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा, जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाएगी। और इंटरकोस्टल मसल्स भी रिब्स और स्टर्नम को अपनी अपनी जगह ले आएंगे, दैट इज़ मूव डाउनवर्ड्स, जिसकी वजह से भी थोरैसिक वॉल्यूम कम हो जाएगी। और इनकी वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम कम हो गई तो इसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो गया, तो एयर जो है वो मूव्स आउट फ्रॉम लंग्स, ठीक है, टू एटमॉस्फेयर। सो एयर बाहर निकल जाएगी फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। इसके बाद कुछ एडिशनल मसल्स भी होती है। एडिशनल मसल्स में आता है एब्डोमिनल मसल्स और IICM, ठीक है। एब्डोमिनल मसल्स में आता है एब्डोमिनल मसल्स और IICM इज़ द एडिशनल मसल्स, ठीक है ना। ये एडिशनल मसल्स क्या करते हैं, ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ की एबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दो जगह एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है। एक तो एल्वेलाई में होता है, बिटवीन एल्वेलाई एंड एटमॉस्फेयर, और सेकंड आता है ब्लड और टिश्यू के बीच में, ठीक है। सो आपसे पूछा जाना कि प्राइमरी साइट कौन सी होती है। प्राइमरी साइट हमेशा एल्वेलाई होती है, सबसे पहले वहीं एक्सचेंज होता है। प्राइमरी साइट इज़ एल्वेलाई, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्सचेंज भी होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर हम बात करें सिंपल डिफ्यूजन की रेट कौन का इफ़ेक्ट कर सकता है, तो प्रेशर इफ़ेक्ट कर सकती है, कॉन्सेंट्रेशन, ग्रेडियंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो CO2 की सॉल्युबिलिटी है वो 20 से 25 टाइम्स हायर है देन कंपेयर टू O2, ठीक है। Now the amount of O2 that can diffuse through diffusion per unit difference in partial pressure is also much higher as compared to O2, ठीक है। सो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। उसके बाद आप ये देखिए, ये आपका डायग्राम देखिए आप, ये बेसमेंट सब्सटेंस है, ठीक है, और ये RBCs है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ठीक है।
सो ये आरबीसीज है। एंड मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये एल्वेलर कैविटी है, राइट। सो एयर यहाँ से एक्सचेंज हो रही है। अब आप ये देखिए कि ये एल्वेलर एयर है, ये जो पार्ट है ना, हाँ ये पूरा एल्वेलस है, ठीक है। एल्वेलस के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि एल्वेलर एयर की आपको ये याद रखना है पार्शियल प्रेशर, ठीक है, कि PO2 जो है वो 104 mmHg है और PCO2 40 mmHg है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ जो है ना, ये सब mmHg में ही है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे CO2 और O2 का एक्सचेंज हुआ, दैट इज़ O2 गई एंड CO2 निकली, ठीक है। उसके बाद ये पल्मोनरी वेन्स है, यहाँ से गया ब्लड, ठीक है, यहाँ से गया ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सप्लाई हुआ। सो ये जो सप्लाई कर रहा है, आपको पता है इसका नाम है सिस्टमिक